इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। कुदरत का सबसे नायाब तोहफा है फल। एक से एक लाजवाब स्वाद लिए ये फल आपके स्वास्थ्य के रक्षक हैं, तो उधर बागवान भाइयों की आमदनी का जरिया भी। आज हमारा देश फल उत्पादन में विश्व स्तर पर मोर्चा संभाले हुए है। इसके पीछे है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई नई नई किस्में और बागवान भाइयों द्वारा फल वृक्षों की सही देखभाल। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फल और सब्जियों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि देश आज फलों के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसानों को न केवल नई प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि नई किस्मों की पौध भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि किसान अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और आमदनी में भी इजाफा कर सकें। उत्तर भारत का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रणी कार्य कर रहा है। इसके प्रांगण में शोध तो जारी रहता ही है, साथ में किसानों के लिए यहाँ विभिन्न फलदार वृक्षों की पौध भी तैयार की जाती है। यहाँ पर हम आम, अमरूद, नींबू जाति के जो फल हैं उनकी, अंगूर के, इनके पौधे तैयार करते हैं। तो इनमें सबसे पहले है कि जैसे बीज को उगाते हैं, तो बीजू पौधे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6 महीने के हो जाते हैं, उन पे फिर हम उसको प्योंद करते हैं। तो प्योंद करने के अलग अलग फलों में अलग अलग तरीका है। जैसे किन्नों में तो सील्ड बडिंग करते हैं और अंगूर सीधा कटिंग से तैयार कर लेते हैं। अमरूद है, अमरूद में इनार्चिंग भी करते हैं, जैसे अच्छी टहनी ऐसे सेलेक्ट की और सीडलिंग जो है, बीजू पौधा जो है, उस पे इसको छिलका उतार कर, जैसे ये हमने अभी इसको किया है, अब कर रहे हैं। और एक इसमें पैच बडिंग भी करते हैं। तो जो अच्छी जाति के पौधे हैं उन्हीं के तैयार करके हम किसानों को देते हैं, जिससे कि उनका बाग अच्छा लगे। और अच्छी ही अभी हमने हाइब्रिड तैयार किए हैं, हिसार सुरखा और हिसार सफ़ेदा। तो इनके पौधे हम चाहते हैं कि हर एक किसान के पास पहुँचे और उनकी आमदनी बढ़े। और जैसे अभी नींबू है, नींबू के पौधे दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो कटिंग से तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो देसी नींबू है उनके बीज ले करके और उनके बीज से भी पौधे तैयार कर लेते हैं। उसमें देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो सबसे पहले उग गया और या जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई का हो गया उसको निकाल देंगे, और जो ख़राब टाइप का है उनको निकाल देंगे। यूनिफॉर्म टाइप के जो पौधे होंगे वो फार्मर्स को, हम किसानों को देंगे, जिससे उनका बाग अच्छा लगे। अच्छी उपज के लिए आवश्यक है कि फलदार पेड़ों की न केवल समुचित देखभाल की जाए, बल्कि उन्हें उचित मात्रा में संतुलित खाद भी दी जाए, जिससे पेड़ स्वस्थ रहें और उनसे अधिक फल प्राप्त किए जा सकें। नए पौधे लगा दिए परंतु खाद नहीं डाली तो वो नहीं चलेंगे। और खाद के लिए देखना है कि ज़मीन में कितनी ताकत है और उसकी टेस्टिंग करवा के उसी के हिसाब से डालते हैं। और खाद डालने के लिए हम तो ये देखा है कि किसान भाई क्या करते हैं कि तने के बिल्कुल साथ लग के डाल देते हैं, तो वो साथ वाली इतना असर नहीं करती, नुकसान करती है। तो जो तने से जो जो पेड़ बड़ा होता जाए, तो पहले 1-1.5 फीट दूर हो, फिर 1-1.5 गज दूर हो, और उसमें पहले जैसे गोबर का खाद डाल दिया और नाइट्रोजन वाला खाद डाल दिया, और पोटास है और जिंक सल्फेट की आजकल जस्ते की काफ़ी कमी रहती है। ये खाद डाल के उनको अच्छी तरह मिलाना चाहिए, और मिला करके फिर ऐसे सूखा ना छोड़ दें, उनमें पानी भी दें। तो इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। फिर किसान भाई कई बार हमारे पास आते हैं कि हमारे जो बाग लगाया है उसमें ट्रैक्टर चलाया, परंतु क्या है कि पेड़ के नज़दीक से और वो घास नहीं जाता,
तो हमने तजर्बे किए हैं और अब कर भी रहे हैं। एक ग्लाइफोसेट नाम की दवाई है, तो अगर उसको इस्तेमाल सही ढंग से करें तो उसमें बिल्कुल ही वीड ख़त्म हो जाता है, और जो फालतू घास है वो ख़त्म हो जाता है। परंतु उसमें ज़रूरी है कि जो फलदार पौधे हैं उसके पत्तों में दवाई नहीं पड़नी चाहिए। बेर की फसल में दो समस्याएं आती है, किसान भाई सभी तकरीबन जानते भी। एक तो भी बेर काना हो जाता है, और दूसरा ये है कि उसमें सफ़ेद चूर्ण की बीमारी आती है। अगर इन दोनों का कंट्रोल कर लें तो बहुत ही उम्दा किस्म के बेर उसमें होते हैं। तो टाइम पे स्प्रे के लिए, जैसे बेर काना होने बचाने के लिए तो रोगोर है और मेटासिस्टॉक्स है, तो वो दवाई कोई 1.5 मिलीलीटर दवाई तो ये ले लें जो रोगोर है। और इसमें 2 ग्राम दवाई जो ले लें केराथेन, वो 1 लीटर पानी में घोल लें। दोनों मिला भी सकते हैं, और दोनों को मिला के एक तो जो जब भी बीमारी देखें, फल लगने से थोड़ा पहले भी स्प्रे कर सकते हैं, और बाकी फल लगने के बाद में 2 स्प्रे ज़रूरी है। एक तो नवंबर के पहले सप्ताह में और एक नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में। और फिर बेर में कोई समस्या नहीं आएगी, फल अच्छी किस्म का होगा और आमदनी भी अधिक होगी। कहते हैं अमरूद गरीब आदमी का फल है, मगर सच पूछिए तो ये गुणों में बहुत अमीर है। सीधा खाइए या फिर इसके विभिन्न उत्पाद बनाइए, हर हालत में पौष्टिक और गुणकारी। यही नहीं, अमरूद से बने उत्पाद लंबे समय तक रखे भी जा सकते हैं। इस तरह से अमरूद उत्पादकों को एक नया बाजार भी मिलता है। अमरूद में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि इसका किस अवस्था में और कैसे इसको तोड़ा जाए। तो तोड़ते समय हमें सबसे अधिक जो सावधानी रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि इसको जो है कैंची के साथ तोड़ें, और तोड़ने के पश्चात इसके ऊपर जो ये नाकू है बिल्कुल छोटा सा रहे। अगर ये बड़ा रहेगा तो ये दूसरे फ्रूट्स को जो है तोड़ देगा भंडारण के समय, और बाकी फ्रूट का भी नुकसान हो जाएगा। अगर वो सीधे हाथ से खींच कर तोड़ते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि उसकी भंडारण क्षमता घट जाती है। और ये समस्या आती है क्योंकि जिस अवस्था में इसको तोड़ा जाता है हाथ से खींचकर, वहाँ एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है, और वहाँ दूसरे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, और जिससे उसकी भंडारण क्षमता काफ़ी घट जाती है। जब भी आप फ्रूट्स को तोड़ें तो ये ध्यान रखें कि जो पीले रंग के फ्रूट हैं उन्हें नज़दीक की मंडी में भेजें, और दूर की मंडी में भेजने के लिए हमेशा हरी परिपक्व अवस्था के फ्रूट ही भेजें। इसके साथ साथ इन फ्रूट्स को अगर हम भंडारण करना चाहते हैं तो हमें 2 या 3 समग्र सिफारिशें दी हैं जिससे इनकी भंडारण क्षमता बढ़ सकती है। पहली हमारी सिफारिश ये है कि अगर हम फ्रूट्स को एक फ्रूट को एक छोटे पॉलीथीन के अंदर डाल दें, जो बहुत पतला है, 100 गज का है ये, इसके अंदर डाल दें तो इसकी भंडारण क्षमता 10 दिन तक बढ़ जाती है। दूसरी हमारी सिफारिश है कि हम ये एक पेपर है जिसको पोटाशियम परमैंगनेट या लाल दवाई आमतौर पे जिसे कहा जाता है, उसमें शोषित ये पेपर है। ये 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल दी जाती है, और उसके पश्चात ये आम अखबार इसमें शोषित करके इसको सुखा के डब्बे के अंदर लगाया जाता है। इस तरह का पेपर लगाने से लगभग इसकी 2 से 3 दिन तक भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। यदि किसान भाई भंडारण नहीं करना चाहते हैं और इस अवस्था से बचना चाहते हैं तो घर पर इसके और कई प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे कई वस्तुएं बना सकते हैं जो हमारे लिए और अति उपयोगी और अधिक कमाने के लिए सक्सेसफुल हैं। शरीर को सही खुराक मिल जाए तो स्वास्थ्य सुधरते देर नहीं लगती, और उस पर अगर मनोरंजन हो जाए तो मन मयूर नाच उठता है। कहते हैं दांत गए तो स्वाद गया, मगर आंख गई तो जहान गया। आंखों पर चोट बढ़ती उम्र के कारण हो या फिर निजी स्वार्थों यानी मिलावट के कारण, हर दशा में नुकसान आपकी नज़र का ही है। तो सहज हो जाइए, आंखें खोलकर अपनी आंखों की देखभाल कीजिए। नेत्रहीनता कुदरत का बहुत बड़ा अभिशाप है। पूरे विश्व में 3.25 करोड़ नेत्रहीन हैं, जिसमें से अकेले भारत में इनकी संख्या 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश नेत्रहीन ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जहां न तो इलाज की समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही नेत्रहीनता के बारे में उन्हें समुचित जानकारी मिल पाती है। ज्यादातर आंखों की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज संभव होता है,
परंतु अज्ञानता और अन्य आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से बीमारी की गंभीरता को शुरू में समझा नहीं जाता। यदि प्रयास किए जाएं तो एक बड़ी तादाद को अंधेपन से मुक्ति मिल सकती है। भारत में अंधता का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है, जो कि 82% लोगों में है। इसके अलावा 7% वो लोग हैं जिनकी आंखें अंधी हैं, क्योंकि उनको चश्मा मिलना चाहिए था लेकिन चश्मा हम लोग दे नहीं पाए हैं। और कुछ एक लोगों को आँख में कीचड़ आने के बाद घाव हुआ और सफ़ेदी आ गई, उससे अंधापन हो गया। डेवलपिंग कंट्री में ये काफ़ी बड़ा कारण है। इसके अलावा मधुमेह से पीड़ित लोग, जिनको मधुमेह 15-20 साल रहता है, उनकी आँख में मधुमेह अंधता का कारण बन सकती है। और काला मोतिया एक बहुत बड़ा कारण है। काले मोतिया और सफ़ेद मोतिया में फ़र्क ये है, सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करके हम दोबारा उनको ठीक नज़र दे सकते हैं, लेकिन काले मोतिये में जितनी नज़र चले जाती है वो वापस नहीं आती। तो ये चंद एक कारण हैं जो कि हिंदुस्तान में अंधता के बहुत बड़े कारण बने हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारे पास मोतियाबिंद है। उसका अभियान हम बार बार करते हैं। आजकल भी हम मोतियाबिंद के अभियान में लगे हुए हैं, और ताकि हमारे देश के डॉक्टर लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन आधुनिक तरीके से बहुत अच्छी तरह कर सके, तो प्रयास गवर्नमेंट का यही रहा है। पिछले साल हमने 110 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को ट्रेन किया है। वो लोग वापस जाके अब डिस्ट्रिक्ट ऑप्थेल्मिक सर्जन को ट्रेन कर रहे हैं, जो कि 450 हैं। इसके अलावा इस साल हमने 20 इंस्टीट्यूट्स को चुना है, जिनमें कुछ मेडिकल कॉलेज, कुछ हॉस्पिटल हैं जो कि हाई वॉल्यूम सर्जरी करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के 450 डॉक्टरों को हमारा ये अभियान है कि इन 20 इंस्टीट्यूट में पहुंचाया जाए, जहां वो आधुनिक तरीके से मोतियाबिंद निकालने की विधि को सीख सकें और हमारे लोगों को अच्छा मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्रदान करें। मोतियाबिंद से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। मोतियाबिंद के बारे में ये भी धारणा है कि इसके अधिकांश रोगी ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी होते हैं, क्योंकि वहाँ इलाज के साधन कम या बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये धारणा ठीक नहीं है कि गांव में मोतिया ज़्यादा होता है। मोतिया गांव और शहर में तकरीबन एक जैसा है, पर क्योंकि गांव में लोग ज़्यादा हैं और डॉक्टर कम हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी मात्रा अधिक है। और हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं मोतियाबिंद को हटाने के लिए, वो हमारा मेन थ्रस्ट गांव में ही है। और जो कैंप पहले लगते थे, आजकल वो कैंप कुछ अलग तरह से हम लोग लगते हैं। पहले तो हर कोई आदमी कैंप नहीं लगा सकता है, उसको DBCS से, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और दूसरा, हमने कुछ नॉर्म्स रखे हैं कि आप इन नॉर्म पर चल के मोतियाबिंद का कैंप लगाइएगा, जिसमें डॉक्टरों को क्या प्रिकॉशन लेनी है, इंस्ट्रूमेंट किस तरह स्टरलाइज करने हैं, और डॉक्टरों के कपड़े, मरीज़ों के कपड़े, ऑपरेशन वाले कपड़े और ऑपरेशन थिएटर को किस तरह प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करने हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे स्टरलाइज करना है। ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हमने सर्कुलेट किए हुए हैं। और DBCS ये देखती है कि पेशतर के वो किसी टीम को चुने, उस टीम को इन आदेशों को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ हम लोग परमिट नहीं करते हैं। दूसरा, हम अब ये चाहते हैं कि गांव के दूर दराज जगह पे ऑपरेशन ना हो। अगर हो सके तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑपरेशन हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऑपरेशन हो। यहाँ पे हम लोग एक एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर को दे सकें, ताकि अगर कोई भी तकलीफ़ होती है तो ये लोग मरीज़ को अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके अलावा
अब हम लोग कन्वेंशनल ऑपरेशन की बजाय, जिसमें मोतियाबिंद निकाल के एक मोटा चश्मा लगता था, अब हम चाहते हैं कि सारे ही हमारे ऑपरेशन इंट्राओकुलर इम्प्लांट से हो। कहने का मतलब है कि हम आँख के बीच में ही लेंस ऑपरेशन के टाइम पे डाल देते हैं। वो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है और आधुनिक ऑपरेशन है, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, और ये साधन एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हो सकते हैं, जो कि पीएचसी है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है। ऐसा देखा गया है कि बरसात के तुरंत बाद नेत्र रोगों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इस मौसम में होने वाली आंखों की बीमारियों से बचा जा सकता है। हर बरसात के बाद ऐसी बीमारी शुरू होती है जो कि काफ़ी लोगों को लग जाती है। एक तो है कि एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है जो कि काफ़ी कॉमन हो जाता है। उसके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आँख को अपना हाथ ना लगाए, क्योंकि ये छुआछात की बीमारी है, जो कि एक व्यक्ति की आँख में अगर ये हो और वो अपना पानी, आँख वाला पानी किसी बस के हैंडल को या किसी दरवाजे के को लगा दे, और दूसरा व्यक्ति जिसकी आँख बिल्कुल ठीक है वो अपना हाथ उस इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर रख दे और फिर अपनी आँख को मल ले, तो उसके बाद वो बीमारी उसकी आँख में आ सकती है। तो इसका सबसे बड़ा बचाव का तरीका ये है कि हर व्यक्ति बरसात में अपने हाथ को धोए और तब अपनी आँख को लगाए, और यहाँ तक हो सके बिना धोए अपनी आँख को ना लगाए हाथ को, और हमेशा 2-3 बार दिन में अपने हाथ को साबुन से धो के अपनी आँख को साफ पानी से साफ कर लें। इससे किसी भी तरह का आँख का दुखना आना, आँख में कीचड़ आना, आँख में पानी आना, ये बरसात वाली बीमारियों से बचाव 100% हो सकता है। मिलावटी सरसों और अन्य तेलों के सेवन से ड्रॉप्सी नाम का रोग आज देश के कई भागों में फैला हुआ है। ड्रॉप्सी का असर शरीर के अन्य भागों के साथ साथ आंखों पर भी पड़ सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इस पर मरीज पूरी तवज्जो दें। हमारे खाने वाले तेलों में एक सीड होता है आर्जीमोन मैक्सिकाना, अगर उसकी मिलावट 0.01% से अधिक हो और वो 5 से 15 दिन तक खा लिया जाए, तब हमें कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका पहली अलामत है कि पैरों में सूजन आ सकती है, फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इसमें कोई 10% लोगों को कुछ देर बाद आँखों में सूजन आ सकती है, और इसकी सबसे बड़ी अलामत है काला मोतिया। और ये काला मोतिया की सबसे बड़ी अलामत पेशेंट के नज़रिए से ये होती है कि शाम को उसको बल्ब के इर्द गिर्द या मोमबत्ती के इर्द गिर्द या रोशनी के इर्द गिर्द रंगदार दायरे नज़र आएंगे। तो अगर कोई भी मरीज़ इस बीमारी का शिकार होता है, जिसके पाँव में सूजन शुरू होती है, तो उसको उसी वक्त आँखों वाले डॉक्टर के पास भागना चाहिए, क्योंकि इससे आँखें काले मोतिया के शिकार हो सकती हैं। और हमने इस एपिसोड या एपिडेमिक के दरमियान ये पाया है कि आँखों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है, आँखों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है, लेकिन आँखों का सिलसिला बहुत देर तक चलता है। तो मेरा सुझाव सबसे बड़ा यही है कि अगर आपके पाँव में सूजन शुरू होती है या कोई भी ऐसी अलामत शुरू होती है जो तेल की मिलावट की वजह से होती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप उसी वक्त आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें, ताकि वो आपकी आंखें देख के बता दे कि आपकी आंखों में काला मोतिया तो नहीं है, आपकी आंखों के अंदर कोई खून की नाड़ी ब्लीड तो नहीं कर रही है, आपकी आंख के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं शुरू हो रही है जिसकी वजह से आपको अंधता का सामना करना पड़े। और अब चलते चलते एक रोचक बात, क्या आप जानते हैं
कि दूध दुधारू पशु ही नहीं, एक पौधा भी देता है। जी हाँ, ये पौधा सोयाबीन का है। आज श्वेत क्रांति में सोयाबीन का विशेष योगदान है। बड़े बड़े संयंत्रों से सोयाबीन का दूध प्राप्त किया जाता है। सोया दूध पौष्टिकता और गुणों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन भारी मात्रा में पाई जाती है। सोया दूध से पनीर, चॉकलेट, आइसक्रीम, दही, मिल्क शेक आदि व्यंजन भी बनाए जाते हैं। अब बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ, सोया फलो। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 6:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेरों जानकारी और भरपूर मनोरंजन। एक बात और, आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारा पता है HMS फिल्म्स, B2/10, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। तो अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार।